हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 को लेकर आए हैं। तो चैप्टर 2 से एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 से पॉलिटिकल साइंस का निचोड़ नोट्स लेकर के आए हैं और इसमें नोट्स के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर को डिटेल में समझते जाएंगे। तो एक तरह से हम लोग को दो फायदा हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा, और दूसरे हम चैप्टर को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर में है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, यानी लोगों का शासन का ही लोकतंत्र कहा जाता है। संस्कृत में अगर इसको देखा जाए तो लोक मीन्स होता है जनता और तंत्र मीन्स होता है शासन। तो जनता का शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं, यानी जनता का जो शासन है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। आइए हम लोकतंत्र को दूसरे शब्दों में समझते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। यानी लोकतंत्र को जनता द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए, जनता के शासन के लिए, तो इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र कई प्रकार का होता है, जैसे लोकतंत्र उदार लोकतंत्र हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। तो आइए थोड़ा सा हम लोग उदार लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। उदार लोकतंत्र जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो उसी को उदार लोकतंत्र कहते हैं। तो उदार लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, धर्म और संपत्ति के स्वतंत्रता प्रमुख आता है उदार लोकतंत्र में। तो उदार लोकतंत्र में हम लोगों ने देखा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होता है और इसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण के अलावा अभिव्यक्ति, भाषा, सभा, धर्म और संपत्ति स्वतंत्रता इसके लिए इसका प्रमुख है। और उसके बाद हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अगर जानें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण फैसले पर मतदान करते हैं। जितने भी नागरिक हैं सारे महत्वपूर्ण फैसले पर मतदान करते हैं। इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे शहरों में होता है, छोटे छोटे राज्यों में होता है, छोटे छोटे देश में होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन हमारा भारत देश तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें यहाँ पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा हमारा भारत देश है। तो इसलिए यहाँ पर उदार लोकतंत्र है और इस तरह के जनता द्वारा ही एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और यही प्रतिनिधि अपना जनता को पक्ष और विपक्ष जो भी बातें रखना रहता है जनता का, वो बात सुन करके वहाँ सांसद में ये प्रतिनिधि द्वारा रखा जाता है। तो इस प्रकार का व्यवस्था है भारत में। तो हम लोगों ने जाना लोकतंत्र क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र सरकार एक बेहतर सरकार होती है, लोकतंत्र की सरकार, क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार होती है लोकतंत्र की सरकार। और अधिक जवाबदेह क्यों होती है? इसलिए कि यह जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है और यह अधिक जवाबदेह सरकार होती है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है। अगर कहीं में मतभेद हो जाता है या कोई संघर्ष हो जाता है तो लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है इसको निपटने के लिए। लोकतंत्र नागरिकों के गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है नागरिक के गरिमा को बढ़ाता है लोकतंत्र। तो इसलिए लोकतंत्र जरूरी है। तो हम लोगों ने जाना लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है, क्या है बताइए। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती है। पहला है
ऐसी सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव द्वारा चुनी जाती है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनी जाती है और इसी को ही लोकतंत्र सरकार कहा जाता है। तो ये मुख्य विशेषता में से एक हुआ। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकारें जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है और संविधान, जो हमारा संविधान बना हुआ है, उसके प्रति भी जवाबदेह होती है। और तीसरा विशेषता है कि लोगों द्वारा चुने गए सदस्य ही देश के शासन की बागडोर संभालते हैं और वे सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुरूप ही लेते हैं, अपने अनुसार नहीं लेते हैं। जो चुने गए सदस्य होते हैं जनता द्वारा, तो वही शासन का बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले संविधान के अनुसार ही लेते हैं, न कि अपने अनुसार। तो ये है लोकतंत्र की विशेषताएं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषता है। अभी हम लोग देखा कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की क्या विशेषता है। तो लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। तो जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनाव किया जाता है और इसी को यही है लोकतंत्र की विशेषता। और यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा विशेषता है चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यानी अगर लोगों को लगता है कि यह जो शासक है, जो उम्मीदवार है, जो चुना जाता है जनता द्वारा, जनता की बातों को जवाबदेही नहीं दे रहा है, यानी नहीं सुन रहा है, तो इसको जब चाहे जनता बदल सकती है। तीसरा है इसमें सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सभी नागरिक जो 18 वर्ष से हो गए हैं, या 18 वर्ष से ऊपर का जो भी नागरिक है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से क्यों नहीं हो, सभी नागरिक को मताधिकार देने का वयस्क मताधिकार प्राप्त है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चौथा है इसमें सरकार कानून या संविधान के द्वारा चलाया जाता है, न कि अपने द्वारा। राजतंत्र में ये सैनिक शासन में होता है कि सरकार जो चाहे वो अपने हिसाब से चला सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सरकार कानून या संविधान के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये था लोकतंत्र की विशेषता। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो संविधान संशोधन समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी समय के अनुसार संविधान में संशोधन करके जो परिवर्तन लाया जाता है उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। पहला संविधान, ऐसे तो 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो गया है। तो पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो यह इसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। यानी समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन ही संविधान संशोधन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है, जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष एवं स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से होता है लोगों द्वारा, तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में वे 3 मुख्य मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है, अथवा लोकतंत्र के 3 मूल कौन कौन से हैं। तो लोकतंत्र के 3 मूल है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो लोकतंत्र के 3 मूल है स्वतंत्रता। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और न्याय को दिया गया है, जिसके इसी को लोकतंत्र का मूल्य कहा जाता है। तो ये 3 मूल है लोकतंत्र के, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोकतांत्रिक सरकार का कोई 2 उदाहरण दीजिए। अलोकतांत्रिक सरकार,
तो अलोकतांत्रिक सरकार में हो गया पहला राजतंत्र और दूसरा सैनिक शासन। दो उदाहरण पूछ रहा है। तो राजतंत्र अलोकतांत्रिक सरकार है, यानी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। राजतंत्र में राजा अपने आप को घोषित कर लेता है और यह राजा के बाद उसका बेटा फिर राज बाट संभालता है। तो इस तरह से इसको राजतंत्र कहा जाता है। सैनिक शासन भी उसी तरह की व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार के जनता का कोई अधिकार नहीं होता है। सैनिक शासन में जनता के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, तो इसी को अलोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है, लिखिए। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र में जनता शासकों को खुद चुनाव करती है, जिसे चाहती है उसे प्रतिनिधि बनाती है और इस तरह से वो प्रतिनिधि बनकर जनता के बातों को संसद में रखती है। तो इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरा है, लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब होता है कि 18 वर्ष के जो आयु प्राप्त कर लिया हो और या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु जिसका भी हो गया हो, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से भी हो, सभी का मताधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तीसरा विशेषता है लोकतंत्र की, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। जो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसी को अंतिम निर्णय लेने का शक्ति होता है। चौथा विशेषता है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। किसी के दबाव में आकर के लोकतंत्र में चुनाव नहीं होता है, यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होता है, जिसमें सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत या हार का समान अवसर मिलता है। तो यह है लोकतंत्र की विशेषता। पांचवा विशेषता है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में सभी सीटों का समान मूल्य होता है। तो सभी सीट का मूल्य समान होता है लोकतंत्र में। छठा है कि लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार होता है जो संविधान के और कानून के अनुसार ही उसको काम करना पड़ता है। जो संविधान बना हुआ है, संविधान में जो दिया हुआ है, कानून बना हुआ है, संविधान से बड़ा ऊपर कोई नहीं होता है और उसी के अनुसार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार का काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर है कैसे? तो सही बात है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली से बेहतर है। तो आइए जानते हैं कैसे बेहतर है, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की वे कौन कौन सी बातें हैं जो दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर बनाती है। तो आइए देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली निम्न कारणों से बेहतर शासन प्रणाली है। पहला कारण है, लोकतंत्र मूल्यों पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है लोकतंत्र में। दूसरा विशेषता है कि लोकतंत्र में जनता अपना शासन खुद चुनती है। शासक जनता अपना लोकतंत्र में जनता खुद शासक को चुनती है और ये शासक जो जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो अपने जनता के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं और जनता के सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के जनता के समस्याएं होती है उस सारे समस्याओं को प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वहाँ संसद में रखती है। लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। तो लोकतंत्र में शासन जो है अपने मर्जी के अनुसार नहीं होता है, संविधान और कानून के अनुसार होता है। लोकतंत्र में विचार भिन्नता को प्रकट करने के अवसर मिलते हैं। विचार जो भिन्नता है उसको प्रकट करने का अवसर मिलता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में इस प्रकार का अवसर नहीं प्रदान किया जाता है। इसमें लोकतंत्र में नागरिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। नागरिक अधिकार जितने भी है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार,
धार्मिक अधिकार, जितने भी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार जो है सभी सुरक्षित होते हैं। छठा है, इसमें क्रांति का भय नहीं होता, क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। किसी प्रकार के भी लोकतांत्रिक सरकार में क्रांति का भय नहीं होता है, क्योंकि क्रांति करने वाली जनता अपना सरकार खुद चुनती है। तो ये थे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और दूसरे शासन प्रणाली में बेहतर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणाली की अपेक्षा बेहतर होता है। तो आइए देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और अलोकतांत्रिक शासन में सरकार में क्या अंतर है। तो लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार, तो पहले हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार को। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी होती है, जबकि अलोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी नहीं होती है। इसको जनता नहीं चुनती है। अलोकतांत्रिक सरकार को ये सरकार खुद या तो फिर राजतंत्र होता है या फिर सैनिक शासन होता है। इस प्रकार के अलोकतांत्रिक सरकार होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में संविधान और कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। लोकतांत्रिक सरकार में संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, तो संविधान और कानून के अंदर ही काम करना पड़ता है लोकतांत्रिक सरकार में। जबकि अलोकतांत्रिक सरकार में संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई संविधान होता है, ना ही कोई कानून होता है। अपना राज और अपना कानून होता है अलोकतांत्रिक सरकार में, जबकि लोकतांत्रिक सरकार में संविधान और कानून के अंदर ही रहकर काम करना होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता के अधिकारों की रक्षा होती है और अलोकतांत्रिक सरकार में जनता के अधिकारों का दमन करती है। जनता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है अलोकतांत्रिक सरकार में, जबकि लोकतांत्रिक सरकार में जनता के सारे अधिकार सुरक्षित होती है। लोकतांत्रिक सरकार में यह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है लोकतांत्रिक सरकार, जबकि अलोकतांत्रिक सरकार में चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है जनता। लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण है राजतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन। तो ये थे लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में डिफरेंस हम लोग जाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त है। पहला है, प्रत्येक नागरिक अपना सरकार खुद चुन सकता है। यह नागरिक का अधिकार प्राप्त है कि वो अपना सरकार को चुने, तो खुद चुन सकता है लोकतांत्रिक सरकार में। दूसरा है, वह किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है, गठन कर सकता है या उसे छोड़ सकता है। वह कोई भी संस्था का सदस्य बन सकता है और वह कोई भी संस्था को गठन कर सकता है और उस संस्था को छोड़ सकता है, उसका अधिकार है। वह सरकार की आलोचना कर सकता है। लोकतांत्रिक सरकार में होता है कि वह सरकार की आलोचना कर सकता है या विरोधी दल में शामिल हो सकता है। दूसरे दल में जो उसका विपक्ष होता है उसमें शामिल हो सकता है। वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है। उस पर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। वह किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकता है, चाहे वह सत्ता के पक्ष से हो या फिर विरोधी दल से हो। लोकतंत्र में वह किसी भी दल में शामिल हो चुनाव लड़ सकता है। किसी भी दल में शामिल होकर के चुनाव लड़ता है, चाहे सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में। कहीं भी दल में, किसी भी दल में शामिल होकर के चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है, या फिर किसी भी पक्ष में भी नहीं, पक्ष और विपक्ष किसी में न रह करके स्वतंत्र चुनाव, निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने बेरोजगारी जैसी समस्या कुछ चुनौती होती है। तो बेरोजगारी किसको कहते हैं। तो बेरोजगारी उसको कहते हैं जिसमें जब देश में कार्य करने वाले जनशक्ति अधिक होती है, जब देश में काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है और काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है लेकिन काम करने के लिए राजी नहीं होते हुए भी बहुत को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, यानी जितने उनको मजदूरी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उस पर कार्य
नहीं मिल पाता है, तो इसी को कहते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जैसी समस्या सरकार के पास, लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौती बनी रहती है, और महंगाई की समस्या जैसी चुनौती बनी रहती है, और शिक्षा की कमी हो जाती है, और शिक्षा की समस्या जैसी समस्याओं को चुनौतियां बनी रहती है लोकतांत्रिक सरकार में। जात पात की समस्या बनी रहती है लोकतांत्रिक सरकार में। तो ये है लोकतांत्रिक सरकार के सामने चुनौतियां। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर 2 से लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। तो इस चैप्टर को हमने समझा और इस चैप्टर के प्रश्नों को भी सोल्व किया। तो आशा है आपको इस चैप्टर से अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।